जी, हमारे पास है CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होते हैं और CS302 में नंबर सिस्टम किस तरह काम करते हैं और उनकी क्या डिस्टेंस है नंबर में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 3 नंबर सिस्टम। जो हमारे पास पहला टॉपिक वो दे रहा है रेंज ऑफ नंबर एंड ओवरफ्लोज। नंबर की रेंज क्या होती है, इनको ओवरफ्लोज क्या होता है। तो ये जो थ्योरी जो दी है उसने ये कह रहा है कि जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जब उनका रिजल्ट जनरेट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास जो हमारी एक रेंज होती है ना हमारे नंबर्स की, वो एक्सीड हो जाती है। बाइनरी उसके अंदर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नहीं आ सकती, उसमें एक्सीड कर जाती है उससे। ठीक है, जो जब ये वैल्यू अपने रेंज से एक्सीड करती हैं तो हम उसको करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं ओवरफ्लोज वैल्यूज। ठीक हो गया। देन उसने ये थ्योरी दी, एक एग्जांपल दी हुई है कि कह रहा है कि अगर एक 3 बिट अनसाइंड नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है और किस तरह उसको करेंगे रिप्रेजेंट। वो कह रहा है कि 0 to 2 की पावर 3 - 1 हमारे पास ये रेंज बन रही है। हम ऐड करेंगे 3 बिट अनसाइंड 0.102 टू अनदर 3 बिट अनसाइंड 111, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो 1001 का आएगा, विच इज़ 9। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 3 बिट एक्सीड हो गए, हमारी रेंज से बाहर चले गए, तो हम इसको कहेंगे ओवरफ्लो। सिमिलरली वो कह रहे हैं हमारे पास दो और नंबर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास दो और नंबर्स हैं, हम इन दोनों को 2 बिट के कम्प्लीमेंट में ऐड करना चाह रहे हैं, तो इस हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो -9 का बन रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि हमारी जो 2 बिट कम्प्लीमेंट्स की रेंज है वो भी ओवरफ्लो हो रही है, वो भी हमारी लिमिट से एक्सीड कर रही है, तो उसको हम कहते हैं ओवरफ्लोइंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए कि डिटरमाइन ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ 2 कम्प्लीमेंट नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्कस बिलो। यहाँ पे देख रहे हैं ये एग्जांपल दी उसने कि बोथ नंबर आर पॉजिटिव, जब दो नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है, +5 है और +4 है, लेकिन जो आंसर आ रहा है हमारे पास नेगेटिव का 7 आ रहा है। तो इस वो क्या क्यों आ रहा है नेगेटिव 7? जो कह रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है, तो जिसका मतलब कि हमारे पास आंसर नेगेटिव है और आंसर इज इनकरेक्ट। जो रिजल्ट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए था। द result indicates -7. The correct result was +9. Cannot be represented in 4-bit 2's complement. ठीक है, thus an overflow has occurred. ठीक हो गया। देन सेम एज वो कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर हैं वो दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं, उनका जो एडिशन हमारे पास आ रहा है वो +7 आ रहा है। जो करेक्ट आंसर है वो -9 आता है। इसी तरह जो हमारे पास दो बिट्स हैं वो एक्सीड हो गई हैं और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, ओवरफ्लो कर रहा है। सेम एज देन उसने फिर एक लार्जर मैग्नीट्यूड का नंबर लिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जब इन दोनों को उसने ऐड किया तो एक दे कैरी इज जनरेटेड इज डिस्कार्डेड। ठीक है, एक कैरी जनरेट हुआ, डिस्कार्ड कर दिया, द रिजल्ट इज करेक्ट। अभी कह रहा है कि एक नंबर है पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर देन नेगेटिव नंबर। ठीक है, हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। जो नेगेटिव नंबर है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है पॉजिटिव नंबर से, तो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो नेगेटिव का 1 आ रहा है। ठीक है, और रिजल्ट ये करेक्ट है क्योंकि 4 1 हम रन करते हैं -1 को। वो किस तरह कि हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पे आ रही है वो उसको 1 है, तो उसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव है। ठीक हो गया। अब हमने जो कह रहा है कि प्रोग्राम पढ़ा है उसके हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि किस तरह हमारे पास ओवरफ्लो अकर हो रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ 4 एडिशन ऑपरेशन indicate that overflow condition can be determined by looking at the most significant bit of 2 numbers to be added together and the most significant sign bit of the sum result. ठीक है, बात उसकी जो समझाने का मकसद ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा जो प्रोग्राम हमने जो सोल्यूशन किया है वो ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ। हमारी जो ओवरफ्लो की कंडीशन है वो किस तरह हम उसको डिटरमाइन करेंगे। वो ये कह रहा है कि हम अपने ओवरफ्लो की कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट जो सिग्निफिकेंट बिट हो गया हम उसको देखेंगे, क्या वो 0 है या 1 है। ठीक है, हम उसको उसकी बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा ओवरफ्लो अगर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है,
अब हमारे पास आ रहे हैं जी फ्लोटिंग नंबर्स। फ्लोटिंग नंबर्स हम सब जानते हैं, जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं उनको फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ ये कह रहा है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो जो फ्लोटिंग नंबर्स को हैंडल करना जानते हैं, ठीक है, सच एज 64 बिट अनसाइंड नंबर। द मैक्सिमम डेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 64 बिट अनसाइंड, ठीक है। उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो टू टू की पावर 64 माइनस वन, विच इज़ नियरली इक्वल टू 1.84 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 19, ठीक है। अब वो कह रहा है कि किस तरह कंप्यूटर इसको हैंडल करता है, इतने बड़े नंबर को किस तरह कंप्यूटर हैंडल करता है। तो वो कह रहा है कि 2.64 माइनस वन और 1.8 क्रॉस 10 पावर 19 एक डेसिमल है या नहीं है। सेकंड, द नंबर यूज रूटीनली और नॉट ओनली इंटीजर नंबर बट नंबर सच एज 3.14 वी हैव एन इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। Thirdly, how can very small number such as 1.84 क्रॉस 10 to the power 19 can be represented in digital system? वो क्वेश्चन को अरेज कर रहा है कि किस तरह जो हमारे पास फ्लोटिंग नंबर होते हैं उनको कंप्यूटर किस तरह अपने पास हैंडल करता है, इनको शो करता है, ठीक है, या उनको स्टोर करता है। क्योंकि हमारे पास जो क्या कहते हैं ASCII कोड है या जो बाकी हमारे पास नॉर्मली ASCII कोड यूज़ होता है, उसके अंदर ये चीज़ों ASCII कोड आने से पहले ये बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर्स थे जो मद्देनजर रखे जाते थे कोई भी प्रोग्राम लिखते वक्त या कोई भी काम करते वक्त, ठीक है, ठीक है। जो नंबर्स हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन पर बेस कर रहे होते हैं उनको हम शो करवा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द, उनके जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उनको इंक्रीज किए बगैर। नंबर हैविंग एन इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट आर आल्सो इजीली रिप्रेजेंटेड यूजिंग द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जो नंबर हमारे पास इंटीजर पार्ट के होते हैं या जो फ्रैक्शनल पार्ट के नंबर होते हैं उनको भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की मदद से। अब ये कह रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट का जो स्टैंडर्ड हमने सर्टेन स्टैंडर्ड थे, ये ANSI और IEEE स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपकी कि 354 डिफाइन द 32 बिट सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट फॉर बाइनरी नंबर्स, ठीक है। ये अब ये ANSI एंड IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये आपने इसका नाम याद रखना है, प्लस आपने ये रखना है कि उसने 754 डिफाइंड स्टैंडर्ड है 754 जो डिफाइन करता है 32 बिट सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट को बाइनरी नंबर के लिए, जिसकी मदद से हम हमारा जो सिस्टम है या जो हमारे कंप्यूटर है वो अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अपने पास सेव करता है या उनको शो करता है, ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें हैं आपने ये पढ़नी है कि हमारे पास जो साइन बिट है वो 0 शो करता है पॉजिटिव को और 1 नेगेटिव को, एंड एक्सपोनेंट को 8 बिट का होता है, 8 बिट पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एंड मैंटीसा होता है 32 बिट का, और ये 32 बिट वैल्यू ले रहा होता है हमारे पास या हमारी मेमोरी कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। अब डेसिमल नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो यार 32 बिट सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। अब वो कह रहे हैं कि हम एक हमारे पास 15 डिजिट डेसिमल नंबर है फॉर्मेट को, हम उसको देखते हैं कि हमने उसको किस तरह आपकी मेमोरी में है वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक हो। अब हमारे पास ये S फॉर साइन बिट जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो साइन बिट होती है। फिर हमारे पास 2 में हमारे पास मैंटीसा आ रहा है, सॉरी एक्सपोनेंट आ रहा है, देन हमारे पास बाकी जो वैल्यू बचती है वो मैंटीसा आ रहा है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड है। ये आप इस रो में देखें ना आप, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट पे है उसमें हमारे पास साइन बिट आएगी, देन एक्सपोनेंट तो 2 बिट एक्सपोनेंट खा रहा है एंड 12 बिट्स हमारे पास ले रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर जो एक्चुअल नंबर है, ठीक हो गया। तो कुल मिलाकर कितनी बिट हो गई 3 और 12 कितनी 15 बिट, मतलब जो हमारे पास नंबर 15 था वो 15 बिट ले रहा है अपने आप को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, ठीक है। एंड ये वो सारी चीज़ें हैं आपने इसको बैठ कर रीड करना है, रीड आउट कर लेना है, इसमें कोई नथिंग मच इम्पोर्टेंट या नथिंग हैज़ टू बी वरीड। ये हमारे पास साइन बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हमारे पास एक्सपोनेंट, देन हमारे पास जो एक्चुअल नंबर है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यूज़, हम जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं हमको एक्सपोनेंट में किस तरह शो करते हैं। हमारे पास ये कह रहा है कि जो हमारे पास 15 डेसिमल फ्लोटिंग फॉर्मेट है वो हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट को अलाउ नहीं करता। देयर आर 2 पॉसिबल ऑप्शन, हमारे पास 2 किस्म के ऑप्शन होते हैं उनको
रिप्रेजेंट करने के लिए। वो कौन कौन होते हैं? इंक्रीज द एक्सपोनेंट फील्ड बाय 1 डिजिट टू अलाउ फॉर द साइन टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, हमारे पास कितनी बिट की पहले वैल्यू थी, डेसिमल जो हमें अलाउ कर रहा था वो 15 की थी, तो हम उसको एक बिट से इंक्रीज कर देंगे। वो किसके लिए? हमारे पास जो साइन बिट होगी हमारे पास वो भी शो हो जाए, ये पता चल जाए कि जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, नीचे आ जाएंगे अन यूजिंग ए बेस्ड एक्सपोनेंट स्कीम। एक स्कीम है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एक्सपोनेंट वैल्यू डायरेक्टली एंड द वैल्यू 50 द एक्सपोनेंट, राइट द रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट इन द फील्ड। ठीक हो गया। यूजिंग अ बेस स्कीम द मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सपोनेंट वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इज 49। 49 plus 50 is equal to 99. The smallest exponent that can be represented is -50। ठीक है, -50 plus 50 is equal to 0। ये बात आपने याद करने वाली, आपको समझने वाली है कि द स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इज -50। जो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट हम जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे पास -50 है। ठीक हो गया। एंड ये थ्योरी आपने बैठ के पढ़नी है। एंड ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटिंग जीरो एंड इन्फिनिटी वैल्यूज़। अब ये कह रहा है कि हम 15 बिट के फॉर्मेट में किस तरह जीरो को या फ्लोटिंग पॉइंट में किस तरह हम इसको क्या कहते हैं शो करवाएंगे या रिप्रेजेंट करवाएंगे। द जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेटिंग AL द मल्टीपल डिजिट टू जीरो। अब मल्टीपल डिजिट को जीरो कर देंगे। द बेस्ड एक्सपोनेंट field can be set to any number to the and the scientific field can be set to positive or negative। समझे की बात की? द नंबर इन्फिनिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। जो इन्फिनिटी नंबर है वो हमें खुद नहीं पता। जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखते हैं तो हम कंप्यूटर फील्ड में उसको किस तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इन्फिनिटी की फील्ड होगी वो हम उसको ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे पास फील्ड वैसी की वैसी होगी। अब नीचे हमारे पास सोल्यूशन टू रिप्रेजेंट द इनफिनाइट टू सेट aside a base exponent value to infinity there are two possible options। अब वो two possible option कौन allows number है maximum and minimum exponent values to be 48 and -49 instead of 49 and 50। क्लियर है बात कि हम दो स्कीम है हमारे पास। जब हम किसी भी इन्फिनिटी फील्ड या इन्फिनिटी नंबर को रिप्रेजेंट कराने लगते हैं तो उसके हम जो मैक्सिमम एंड जो मिनिमम नंबर होते हैं एक्सपोनेंट वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव 48 एंड -49 इंस्टेड ऑफ +49 टू -59। इसको उसने ये नहीं कहा कि हम इसको शो करवाएंगे, हम कराएंगे जो हमारे पास 48 एंड 49 वैल्यूज़ होंगे हम उनकी मदद से इसको करेंगे। ठीक है, अब जब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 98 का आता है एंड 01 -49 + 50 हमारे पास 1 का आता है रिजल्ट। द बेस्ड एक्सपोनेंट वैल्यू 00 कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर 0 वट एवर द वैल्यू ऑफ द मल्टीसा। हमारे पास ये मैटर नहीं करता कि जो बेस्ट वैल्यू 0 कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर 0। एक्सपोनेंट वैल्यू 00 इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर 0। हमारे पास ये फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीसा की कौन सी वैल्यू है। द बेस्ड एक्सपोनेंट वैल्यू 99 कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर इन्फिनिटी वट एवर द वैल्यू ऑफ मल्टीसा। द बेस्ड एक्सपोनेंट वैल्यू 99 इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर इन्फिनिटी। ठीक हो गया। ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास मल्टीसा में क्या वैल्यू है। अलाउ द नंबर हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सपोनेंट वैल्यूज टू बी 49 एंड -48 इंस्टेड ऑफ एंड सेलेक्टिंग 49 एज द बेस्ड नंबर। ठीक है, thus the based exponent values would range 98 49 + 49 98 and 01। ये किस तरह आएगा हमारे पास -48 2 + 58 1 जो अब आएगा तो द बेस्ट एक्सपोनेंट वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंट टू स्टोर द नंबर 0 वट एवर द वैल्यू ऑफ मल्टीसा। ये वही बात हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, एंड बाकी थोड़ी आप खुद पढ़िएगा, मैं यहाँ पढ़ने वाला नहीं हूँ। अब ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटिंग ए डेसिमल फ्रैक्शन नंबर 32 बिट सिंगल फ्रैक्शन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। अब डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स को 32 बिट सिंगल फ्रैक्शन फ्रेम हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एक्सपोनेंट की रेंज है हमने रेंज को लाजमी आपने याद करना है। ठीक है, +127 टू -126 ये आपने लाजमी याद करनी है। इस रेंज को आप MCQ लाजमी आता है इसमें से। ठीक है, द स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 6918.3125 इन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। अब ये कह रहे हैं
कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर इज ये यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इस बात का क्लेरिफाई होना चाहिए कि हमारे पास मशीन में 0 एंड 1 के अलावा कुछ स्टोर नहीं होता। हमारे पास जो मशीन है वो 0 एंड 1 के अलावा किसी नंबर को नहीं जानती, तो इसलिए हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है हम उसको 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रिगार्डिंग दिस के हमारे पास अगर कोई साइन वैल्यू है या कोई पॉइंटेड वैल्यू है तो हम उसको उसके लिए हम अलहदा एक नंबर डिसाइड करके या उस नंबर एक एक्स्ट्रा नंबर उसको वैल्यू में ऐड करके हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। सेम एज अब ये कह रहा है कि हम इसको एक्सपोनेंट को बेस 7 को 139 की मदद से हम इसको ये कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ये है 0 मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास ये साइन बिट होगा, ये हमारे पास जो 139 की वैल्यू है ये होगी, एंड देन हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट की जो हमारे पास वैल्यू थी ऊपर हमारी मेमोरी में कुछ इस तरह ये स्टोर होगी, ठीक है। अब ये कह रहे थे मंटीसा इज़, इतनी बड़ी मैं नहीं पढ़ने वाला, नंबर भूल जाएंगे, एंड इंस्टेड ऑफ फला फला फला। अब सॉरी फॉर दिस, ये आप ऑल नंबर्स आर दैट आर नॉर्मलाइज्ड ऑलवेज हैव ए लीडिंग वन एज इट हैज़, ठीक है। in the floating point format the leading number 1 is not written, however it is taken into account all calculation, the leading one which is not written is known as hidden one, ठीक है। जो हम एक फॉर्मेट एक को 1 को नहीं लिखते वो हमारे पास हिडन 1 होता है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हम अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें पता है कौन कौन से होते हैं, हम वो किस तरह परफॉर्म करते हैं हमारे पास जो फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं। नीचे आ जाए यहाँ से, जैसे कि ये हमारे पास 723 है प्लस 143 है। अब ये कह रहा है रिप्रेजेंटेड इन फ्लोटिंग पॉइंट एज एक्सपोनेंट 2 मल्टीसा इज 7.23। अब ये कह रहा है वही सेम बात, इसको जो मल्टीसा है वो 1.34 है। एडिंग टुगेदर मल्टीसा एज अ पार्ट रिजल्ट, हमारे पास जो जवाब आएगा वो कुछ इस तरह आएगा 8.75 हमारे पास ये आंसर आएगा इसको, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद बैठ के रीड करनी है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये कह रहे हैं 64 बिट डबल प्रेशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, हमने पढ़े 32 बिट पढ़ा था, हम इसको कर रहे हैं 72 बिट। तो वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ 2 into power 127 and some positive negative number of the order of 2 की पावर -126 to represent large number 2 into 1 2 की पावर 127 and the smallest number 2 minus 127 64 और डबल प्रेशन नंबर फॉर्मेट इज यूज्ड, ठीक हो गया। कुछ नहीं इसके अंदर। हेक्साडेसिमल नंबर्स, हम पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो बेस 16 की पावर रखते हैं, जो बेस 16 में होते हैं वो हमारे पास हेक्साडेसिमल होते हैं। अब ये कह रहा है कि इवन स्मॉल नंबर सच एज 6918 रिक्वायर अ लॉन्ग बाइनरी स्ट्रिंग, ये हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में जो बाइनरी स्ट्रिंग बनेगी ये बनेगी इसको स्टोर करने के लिए। लार्जर डेसिमल नंबर्स वुड बी रिक्वायर लेंथर बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम हेक्साडेसिमल 16 बिट की मदद से जो हमारे पास हेक्साडेसिमल है उसकी मदद से इन चीज़ों को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास डेसिमल में 1 2 3 4 5 बाइनरी में ये आ रहा है, हेक्साडेसिमल में ये आ रहा है, एंड डेसिमल में 8 9 10 एंड बाइनरी में कुछ इस तरह आ रही है, एंड हेक्साडेसिमल में कुछ इस तरह चीज़ें आ रही हैं जो हमारे पास आवश्यक कन्वर्सेशन बनती हैं चीज़ें, ठीक है। अब काउंटिंग इन हेक्साडेसिमल, हमारे हेक्साडेसिमल में हमारे पास काउंटिंग किस तरह होती है, एज इट इज़, जैसे हमारे पास नॉर्मली हम काउंटिंग करते हैं, लेकिन उसका होता क्या है कि जो हमारे पास चीज़ें होती हैं बाकी सारी काउंटिंग तो वही होती हैं 16 के मतलब 15 तक। हेक्साडेसिमल में चीज़ें और होती हैं, दैन उसके बाद ये देखें हेक्साडेसिमल में चीज़ें नंबरिंग एज इट इज़ हो रही है, दैन 18 के बाद ए चीज़ें A B 1C 1D 1E 1F, ठीक है, यहाँ तक। 20 के बाद 5 नंबर हमारे डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं। फिर हमारे पास हेक्साडेसिमल में 2 to 30 तक 20 to 30 तक चीज़ें कुछ इस तरह मैनेज होती हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सेशन। अच्छा, इसमें टेंशन मत होइएगा, ये वही कन्वर्सेशन है जो हम नॉर्मली डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल हम कन्वर्सेशन करते थे, या जो हम पीछे हम क्लास कन्वर्सेशन पढ़ के आए हैं वही कन्वर्सेशन है। जस्ट होता क्या है कि हमारे पास लेट्स से अल्फ़ाबेट है D है,
तो हम उसका अज्यूम कर लेंगे, नंबर एक अज्यूम करते हैं, उसको हम उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका रिजल्ट राइट आउट करते होते हैं, ठीक है। सेम रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किस तरह करते हैं वो भी हमें पढ़ी हुई है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब ये एफ डी है, इसने जो उसका नंबर हम अज्यूम कर लेंगे एफ डी पर क्या नंबर आ रहा है उसको अज्यूम करके वो राइट करके उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके जो न्यूमेरिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके इसका रिजल्ट लिखेगा, ठीक है। अब सारी चीज़ें वही हैं इसके अंदर हैं, बहुत है कितना? जी सर। बस ये एंड है चैप्टर का, ख़त्म कर लें इसको, बस ये आखिरी 2 ही टॉपिक हैं, इसको हम ख़त्म कर लें तो काफ़ी नहीं है, ओके सर। बेहतर होगा ना कि हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा एक दिन के अंदर। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ये बता रहा है कि हम लोग हेक्साडेसिमल में चीज़ों को किस तरह इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। इनडायरेक्ट में कह रहा है कि डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट इनडायरेक्टली बाय द फर्स्ट कन्वर्टिंग द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट, ठीक है। किस तरह करेंगे, पहले हम जो हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे उनको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास ईजीली होगा और ईजी अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। पहले हम डेसिमल नंबर कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। एंड रिपीटेड डिवीजन बाय 16, हम हमारे पास कोई भी नंबर होता है हम उसको जिस तरह बेस 10 थी तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, इसी तरह हम बेस 16 से मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या कहते हैं फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अभी कह रहे हैं कन्वर्जेशन डेसिमल ऑफ 296 टू डेसिमल यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड बाय 16। अब हमारे पास नीचे आ जाए इस टेबल के अंदर, ये हमारे पास आ रहा है 2096, हम इसको डिवाइड करेंगे क्या कहते हैं 16 के साथ। हमारे पास जो क्वेश्चन बच रहा है वो 131 है, जो रिमाइंडर होता है हमारे पास 0। देन 131 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 8, सॉरी क्वेश्चन आएगा 8 एंड रिमाइंडर 3। एंड देन उसको हम 8 है तो 8 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 8 छोटा है 16 से, तो कोई हमारे साथ डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है। एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन वो भी सेम ही है, वैसे ही है जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ वेट मेथड ये हमारे पास बड़ा ही पुराना मेथड है जिसकी मदद से हम चीज़ों को जो इनको करते थे कि CA2, अब C मल्टीप्लाई 16 की पावर 3, A मल्टीप्लाई 16 की पावर 2, फिर 0, इस तरह, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबर एज्यूम करके ये सोच कर इसका नंबर कौन सा बनता है हम उसको राइट करेंगे और उससे उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास C है जो उसकी जो वैल्यू बनती है हमारे पास 12 बनती है, A की 10 बनती है, B की 11 है, तो हम वो राइट करके इसको हम लिखेंगे और उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फॉर्म करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग में आते जाएंगे, ठीक है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी सेम एज होती है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी कोई टफ नहीं है कि समझ ना आए बातों की। हम नीचे देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखें, हमारे पास ये एक नंबर है 2AC6 एंड 9 2B5, हम इसको सम करते हैं, ठीक है। 9 और 2 11, 11 की जगह 20 आ गया। 10 और 2 सॉरी जांच होती है, 5 और 6 11, B आ गया। एंड ये भाई C बनता है -12 पे एंड B बनता है 11 पे, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह कोई कैलकुलेशन होती जाएगी, ठीक है। मेन जो बात आपको बताने वाली ये है कि जब हमारे पास मीन्स हमारे पास A है ना, हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास A में कौन सा नंबर पे आता है, 10 पता है 11 पे आता है, तो हम उसी को एज इट लिख कर हम उसके साथ जो हमारी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन होगी वो हम परफॉर्म करेंगे।